हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021 के लिए बहुत सारी पोस्ट के लिए रिजल्ट को अनाउंस किया जा चुका है और अभी कुछ पोस्ट का रिजल्ट जो है वो आना बाकी है। तो जिन भी पोस्ट पर रिजल्ट अनाउंस किया जा चुका है उनको आप चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनका फाइनल जो अपॉइंटमेंट है वो CVT फर्स्ट स्टेज का एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद उनको फाइनली अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो अगर आपने इस प्रकार की पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो हम इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, हालांकि अभी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हमारे पास कंसर्न आए हुए हैं कैंडिडेट्स के, बहुत सारे बच्चों को कुछ दिक्कत हो रही है, उनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके से अभी जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उस टाइम में आप इस तरीके से अपनी पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई भी दिक्कत ना हो। सो आइए यहाँ पर हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को। जिनने भी फॉर्म फिलअप किया हुआ था, अगर अभी तक उनने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो चेक कर सकते हैं। अगर उनने अभी तक अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। स्कोर कार्ड चेक करने की जो लिंक है वो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो वहां से आप इसे डायरेक्टली चेक कर पाएंगे। अब आइए यहाँ पर हम पॉइंट्स पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल लेकर के जाना है और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी सेट भी लेकर के जाना है जो कि आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, जिसके बारे में फर्दर अपडेट आपको आपके ईमेल मैसेजेस के माध्यम से और ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा, जिसके लिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको जहाँ पर पहुँचना है वो कौन से एड्रेस पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचना है, यहाँ पर बताया गया है। तो DFCCIL ये एड्रेस है, DFCCIL 3rd फ्लोर, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली। ये पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है और आपको जो है पहुँच जाना है सुबह के 9:30 बजे। इससे पहले ही पहुँच जाना, ठीक है, तो ताकि आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए। इसके बाद यहाँ पर आपको अगर ये पता नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को ओपन कर लीजिएगा। उसमें दिखाया गया है कि आपका डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये है और डेट ऑफ मेडिकल आपका यहाँ पर इस तरीके से है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर लेना। अब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट की लिस्ट पर आते हैं। डॉक्यूमेंट की यहाँ पर लिस्ट पर आप चेक कर पाएंगे। सबसे पहले 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो यहां पर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, तो जो हमारी 10th की मार्कशीट होती है उसी में हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। लेकिन यहां पर बहुत सारे कंसर्न ये बन जाते हैं कि हमें 10th की मार्कशीट जो है लेकर के जाना है। बहुत सारे स्टेट में क्या होता है, या बहुत पहले ऐसा होता था कि 10th की मार्कशीट और 10th का जो सर्टिफिकेट है वो दोनों अलग अलग हुआ करते थे। अभी नए तरीके से ऐसा होने लगा है कि 10th का जो मार्कशीट है वो सर्टिफिकेट एक ही उस पर बना दिया जाता है, यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट होता है वो। लेकिन बहुत पहले ऐसा होता था कि वो दोनों डॉक्यूमेंट अलग अलग हुआ करते थे। तो इस बात को ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि सिर्फ आप 10th की मार्कशीट लेके चले गए, आपका सर्टिफिकेट आप लेकर के ही नहीं गए। और बहुत बार ऐसा भी है बच्चों ने अभी तक अपना सर्टिफिकेट स्कूल से लिया भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ मार्कशीट ले ली है, सर्टिफिकेट नहीं लिया है। तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें आपको क्या करना है, आपका जो भी अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो उसमें ऊपर ही आपको चेक कर लेना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें मार्कशीट लिखा हुआ है या उसमें सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। अगर आपका एक ही कॉमन डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है तो उसमें ऐसा लिखा हुआ होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, यानी कि मार्कशीट सह सर्टिफिकेट, इस तरीके से लिखा होगा। तो इस बात से ये चीज आपको पहली पॉइंट नोट करनी है कि आपको आपका सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, यानी कि सर्टिफिकेट तो लेकर के जाना ही है, मार्कशीट भी लेकर के जानी है। 10वीं की जो मार्कशीट हुई और 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो दोनों लेकर के जाना है। तो यहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं है।
देख लेना, आज ही आप इसे चेक कर लेना कि आपके जो मार्कशीट है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा है या सिर्फ उसमें मार्कशीट लिखा हुआ है। अगर उसमें सिर्फ मार्कशीट लिखा है तो सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल से निकलवाना होगा, यानी कि आपने पहले नहीं निकलवाया होगा या निकलवा लिया होगा तो वो आपके पास होगा। इस बात से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपने एज रिलैक्सेशन के लिए कोई क्लेम किया हुआ है तो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट जो SC ST OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, एक्स सर्विसमैन हो गए या फिर PWBD, तो ये आपको वहां पर दिखाना होगा। इसके बाद अब यहां पर बात करते हैं कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अंतर्गत आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि आपका SC है, ST है, OBC है, इस तरीके से। अब यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट के लिए कुछ बच्चों को कंसर्न हो रहा है कि OBC सर्टिफिकेट में उनको क्या करना है। जैसे SC और ST जो सर्टिफिकेट है वो तो ठीक है, बट कुछ बच्चे OBC के लिए ये कंसर्न कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई है, तो यहाँ पर इस डिटेल्स का जो कंक्लूजन है वो सिर्फ ये आ रहा है कि आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो आपका 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर का होना ही चाहिए और इसके साथ साथ 22-23 का भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास दोनों फाइनेंशियल ईयर के OBC सर्टिफिकेट होने चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपके ये कास्ट सर्टिफिकेट है ना, ये सेंटर के फॉर्मेट के होने चाहिए, ये स्टेट फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए। क्या होता है कि स्टेट फॉर्मेट में भी होते हैं कुछ बच्चों के और कुछ के सेंटर फॉर्मेट में होते हैं, तो सेंटर फॉर्मेट में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर का फॉर्मेट क्या है। जैसे ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं ना, ये SC ST के लिए है और ये सेंटर फॉर्मेट है, यानी कि जो केंद्र है, केंद्र की तरफ से जो आता है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप OBC सर्टिफिकेट की बात करें तो वो सेंटर का जो सर्टिफिकेट है वो इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ज़्यादा जानकारी के लिए और इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का है या फिर सेंटर लेवल का है, तो वो सेंटर लेवल का होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद ये OBC सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद ये आपका EWS सर्टिफिकेट हो गया जो अभी अभी लागू हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो वो आप यहाँ पर वो भी सेंटर के फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा जो अगर कोई इस तरीके से डिसेबिलिटी से आता है, PWBD से आता है, तो उनका इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, उसमें आप अगर चेक करना चाहें तो और अच्छे से चेक कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भी दी हुई है। क्लियर। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। OBC का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 21-22 का और 22-23 ये दोनों फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। क्योंकि इसलिए होना चाहिए क्योंकि 21-22 में आपकी ये वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई थी और 22-23 में जो है इनका अपॉइंटमेंट फाइनल हो रहा है, तो इन दोनों की ज़रूरत होगी। तो आपको इन दोनों को लेकर के जाना है और सेंटर के फॉर्मेट में लेकर के जाना है। इसके बाद EWS के लिए जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका 20-21 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। 20-21 फाइनेंशियल ईयर यानी जब आपने फॉर्म भरा हुआ था उससे पहले आपका ये बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्म आपने भर दिया उसके बाद, फॉर्म से मतलब कि जो इसकी लास्ट डेट थी उससे इसको काउंट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म की लास्ट डेट थी बहुत पहले और आपने उसके बाद उसको बनवाया, तो वो हो सकता है वहाँ पर थोड़ा कंसर्न हो जाए। बट अगर आपका 20-21 है तो इस तरीके से 20-21 का आपका होना चाहिए। इसके बाद आपको बोथ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एंड सीनियर सेकेंडरी 12th स्टैंडर्ड, यानी कि आपको यहाँ पर आपके बोथ सर्टिफिकेट भी चाहिए और मार्कशीट भी चाहिए। मैंने ये दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं कि बहुत पहले ऐसा होता था कि सर्टिफिकेट अलग होता था, मार्कशीट अलग हुआ करती थी, बट अभी से होने लगा कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है वो एक ही डॉक्यूमेंट में आने लगा है। तो वो आपको खुद ही चेक कर लेना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। वो आपके सर्टिफिकेट में ही लिखा हुआ होगा कि ये सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है या फिर ये सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपका हाई स्कूल को भी लेकर के जाना है और 12th स्टैंडर्ड, यानी कि जो आपने अगर 12th की हुई होगी तो वो भी आपको लेकर जाना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ITI किए हुए हैं तो उन्होंने 12th नहीं की है, तो ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि 10th के बाद ITI हो जाती है। ठीक है। अगर किसी ने 12th किया हुआ है तो वो इसको लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद उनको फाइनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है जो कि उनकी यूनिवर्सिटी के द्वारा या जो उनका इंस्टीट्यूट या फिर जो बोर्ड है उसके द्वारा जारी किया गया है। अगर उनका ITI से है तो ITI का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का लेकर के जाना है, डिग्री की हुई है तो डिग्री का लेकर के जाना है। इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट, ध्यान रखना ये सर्टिफिकेट है। जो सर्टिफिकेट होता है ना कि वो ये चीज़ आपको बताते हैं कि आपने ये जो है पास आउट किया हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट है।
अगर आपने सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लिया है तो आपके पास टाइम है, आप अपने कॉलेज से जाकर के इसको इशू करवा लीजिएगा। इसके बाद बात करें तो आपको मार्कशीट लेकर के जानी है, सारी की सारी मार्कशीट लेकर के जानी है। जैसे आईटीआई है तो वो आपको सारी मार्कशीट लेकर के जानी है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की सारी मार्कशीट लेकर के जानी है, और डिग्री है तो डिग्री की सारी मार्कशीट लेकर के जानी है। तो अगर आपके पास मार्कशीट अभी तक आपने कोई मार्कशीट आपकी रह गई हो तो उसको आप अपने कॉलेज से इशू करवा लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो मार्कशीट है वो कुछ अलग अलग जो फॉर्मेट हैं उसमें मार्क्स को, ग्रेड को काउंट करते हैं। जैसे कई जगह पे सीजीपीए होता है, कई जगह पे ओजीपीए होता है, सीपीआई, जीडीपीए, इस तरीके से होता है। तो वो आपका परसेंटेज फॉर्म में आपको कैलकुलेट करना है। हालांकि ये कोई कंसर्न नहीं है, यहाँ पर वो आपके मार्कशीट में ऑटोमेटिकली होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगले पॉइंट में ये बताया गया है कि जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर मान लीजिएगा आईटीआई की हुई है और आपकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो आपके सर्टिफिकेट पर नहीं दिख रही है, जो भी आपने डिप्लोमा लिया हुआ है, तो फिर आपको आपके प्रिंसिपल या जो आपके रजिस्ट्रार हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या जो भी इंस्टीट्यूट्स है, उनके पास जाना होगा। वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा विथ उनके सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ। हालांकि ये कोई कंसर्न नहीं है। इसके बाद आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए या जो डिप्लोमा है वो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, प्रोविजनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल अभी तक नहीं आया है और आपके कॉलेज में आ चुका है तो आप उसे वहां से इशू करवा लीजिएगा। अगर आपके पास कॉलेज में भी ओरिजिनल नहीं आया है तो फिर आप प्रोविजनल डिग्री भी ले जा सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो कि आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो इस सर्टिफिकेट को इशू करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके पास प्रोविजनल डिग्री है और ये चीज़ प्रूव करके बताई जाएगी, सो दैट आपको वहाँ पर उनके सिग्नेचर और स्टैम्प वगैरह करवा लेना है। ये पूरी प्रोसेस करवा लेनी है। 11th में कुछ खास चीज़ बताई नहीं गई है, वही सब आपका डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपके पास 12th पॉइंट में भी यही है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। इसके अलावा अगर उसमें हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज नहीं होती है तो फिर आपको उसको ट्रांसलेट वगैरह करवाना पड़ेगा, जो कि ऐसा कोई खास कंसर्न नहीं है। उसके बाद आप अगर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या फिर पीएसयूज में पहले से काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ से एनओसी लेनी होगी। इसके बाद अगर आप डिफेंस सेक्टर में हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तरफ से वहाँ से एनओसी लेनी होगी और ये आपको बताना होगा कि आपने कितने टाइम तक वहाँ पर अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। इसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो फिर आपको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो आपको आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के माध्यम से ये बताना होगा। इसके बाद आपको जो आपका एडमिट कार्ड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा, वो आपको कंप्लीटली उसको प्रिंट आउट कराना है। कंप्लीटली से मतलब कि उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे उनको भी आपको कंप्लीटली प्रिंट आउट करा करके लेकर के जाना है। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो कि जैसे कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि एक पोस्ट है आपकी ऑपरेशन एंड बीडी, जिसमें नेक्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें सीबीएटी, जिसको हम साइको एग्ज़ाम कहते हैं, वो कंडक्ट होगा अभी। तो वो उसके लिए अलग एडमिट कार्ड आएगा, तो वो भी एडमिट कार्ड चाहिए होगा। और एक पोस्ट है ऑपरेशंस एंड बीडी जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आती है, तो उसमें पीईटी होने वाला है शायद, तो वो उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड आएगा, तो वो भी आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाने हैं। कुल मिलाकर के जितने भी आपके एडमिट कार्ड आए हुए हैं वो सारे के सारे एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाने हैं। इसके बाद आपको 5 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जानी है, जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है, आपका पैन जो कार्ड है वो लेकर के जाना है। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप अभी से इसको अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास इसका जो पैन कार्ड है वो अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आ पाता है तो उसकी अप्लाई करने के बाद एक रिसिप्ट आती है जिसको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट कहते हैं, उसे आप लेकर के जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने और कुछ बताया हुआ है तो वो सर्टिफिकेट आपको चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतने सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेकर के जाने हैं, इनमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब आते हैं एक पॉइंट पर, बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है कि कुछ गड़बड़ हो गया है या कुछ भी कोई चीज़ अगर उनसे गड़बड़ हो गई है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपको करना क्या है, देखिए, एक बार अभी एक कमेंट आया था जिसमें एक बच्चे ने बताया था कि मेरा जो पास आउट है वो 2018 का है, यानी कि मैंने अपनी जो भी डिग्री या डिप्लोमा है वो 2018 में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फॉर्म को भरते टाइम पर उसमें गलती से वो 2019 हो गया, ठीक है।
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, अब जैसे कुछ जगहों पर एक पहला कंसर्न ये हो गया, दूसरा कंसर्न ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे बताएंगे कि मेरी जो है 12th की मार्कशीट है उसमें थोड़ा बहुत कुछ गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, या फिर मदर फादर के नेम में गलत हो रहा है कुछ, या फिर इसके अलावा, तो वो सब चीज़ें आपको अभी ठीक करवा लेनी है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है तो आप उसे ठीक करवा लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती, जैसे 2018 का आपने भरा था, लेकिन 2018 में आपका जो पासिंग है वो कंप्लीट हुआ था और 2019 में आपने फॉर्म में गलती से भर दिया, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपके जो तहसील है वहाँ पर जाना है, वहाँ पर नोटरी होती है। ठीक है, नोटरी यानी कि एक स्टैंप होता है, उसमें ये सब चीज़ों को लिखा जाता है, आप उन्हें बता देना जो नोटरी करते हैं। तो वहाँ पर आपके पास आपको वकील मिलेंगे, वो उन्हें आप बताना, वकील या फिर ऐसे ही बैठे हुए होंगे, आप ये पूछ लेना कि नोटरी कहाँ पर होती है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पर आप इन्हें बताना कि मैं ये प्रूफ करता हूँ कि 2018 में मेरा कंप्लीट हुआ था और 2019 जो है वो मेरे गलती से ये फॉर्म में फिल हो गया है। तो ये आपको नोटरी करवा लेनी है, यानी आपको एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है विद नोटरी करवा के, कोई भी अगर गलती हुई है आपसे तो इस तरीके से फिर वहाँ पर आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएँ तो उस तरीके से आप वहाँ पर दिखा सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, वो उसे वहाँ पर रेक्टिफाई कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आपका आधार कार्ड है या फिर आपका पैन कार्ड अभी बना हुआ है, उसमें अगर कोई गड़बड़ी है, जैसे आपका नाम गलत है या आपके वहाँ पर जो कह सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर आपके मदर फादर का नेम गलत है, या आपका एड्रेस गलत है, तो उसे आप अभी उसको सही करवा लीजिएगा, उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो अभी से उसको आप ठीक करवा लीजिएगा। ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, तो उस तरीके से आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इतनी सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर और भी कोई कंसर्न है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा कि क्या क्या आपका जो डाउट है उसको सॉल्व किया जाएगा, और अगर ज़रूरत हुई तो फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, उसमें और अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।